Today in this lecture we are going to talk about how to practice answer writing for sociology. Okay. तो मेरी बहुत बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी आंसर राइटिंग के लिए। देखो, जो मैं यहाँ पे लेक्चर बना रहा हूँ कंटेंट का, ठीक है, जो कंटेंट का लेक्चर है फॉर एग्जांपल यूनिट 1 का है, तो उसमें मैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैक्सिमम आपको बुक से चीज़ें अंडरस्टैंड करके पढ़नी है और आंसर लिखने हैं, अपने नोट्स बनाने हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं अगर मान लो टॉपिक वाइज लेक्चर बहुत ज़्यादा प्रोवाइड कर भी दूँ तो वो तो बहुत जगह अवेलेबल है, ठीक है, नोट्स भी अवेलेबल हैं। तो मेन प्रॉब्लम ये आ रही है कि लोग की आंसर राइटिंग हो क्यों नहीं रही है। और मैक्सिमम बात तो यही है कि मैंने यहाँ पे फ्री इनिशिएटिव, जिनको नहीं पता है, मैंने चला रखा है टेलीग्राम पे। मैं कॉपीज चेक भी कर रहा हूँ, इवेल्युएट करके दे भी रहा हूँ फ्री में, ठीक है, और यहाँ लेक्चर भी बना रहा हूँ। बट फिर भी मुझे सिर्फ एक कॉपी आई है। आई जबकि उसमें बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। सो आई couldn't bear दिस फैक्ट। एंड द मेन थिंग इज़ कि देखो, अगर लेक्चर ही बनाने होते सिर्फ कंसेप्ट्स के तो उसका क्या फ़ायदा था। इस इनिशिएटिव का मेन फ़ायदा ये है कि मैं लेक्चर तो चलो कंसेप्ट्स के थोड़े बहुत दे दूंगा, मतलब लगातार मैं प्रोवाइड कराऊंगा सारे के सारे टॉपिक्स के लेक्चर्स, ठीक है, कंसेप्ट्स के। बट उनका मेन फोकस कंप्लीट कोर्स को कवर, कंप्लीट उस टॉपिक को कवर करना नहीं होगा। उसके अलग अलग डायमेंशन आपको नोट्स में मिल जाएंगे, जो मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा। मैक्सिमम मैं उसका कंसेप्ट समझा दूंगा, बाकी अंडरस्टैंडिंग आपको नोट से, बुक से डेवलप करनी है, जो मैं बता दूंगा कहाँ से करनी है, ठीक है। थोड़े एफर्ट डालने पड़ेंगे, अलग अलग सोर्सेज सर्च करना पड़ेगा। बट मेन जो इस इनिशिएटिव का सोर्स था वो ये था कि हमें आंसर राइटिंग की स्किल डेवलप करनी है। देखो, एक बहुत सीरियस बात समझो, लोगों ने 3 महीने में प्रिपेयर करके भी सोशियोलॉजी कवर करके एग्ज़ाम निकाला है, ठीक है। और कुछ लोग उन्होंने 2 साल प्रिपेयर करके भी नहीं निकाल पाए हैं। इसकी वजह क्या है? ये लोग बहुत ज़्यादा कंसेप्ट डेवलप करते रह गए और कभी आंसर राइटिंग की ही नहीं। और जबकि इन्होंने आंसर राइटिंग इतनी ज़्यादा की, इनके पास कंसेप्ट बहुत ज़्यादा नहीं थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा चीज़ें बिल्डअप नहीं थी। थोड़े से कंटेंट को उन्होंने इतना ज़्यादा प्रिपेयर किया कि वो उसी को लिख के उनके मार्क्स आ गए 3 महीने में, और दे आर IAS, ठीक है, यू कैन चेक फॉर दैट, ठीक है। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, चलो कम बैक टू द टॉपिक, बहुत हो गया। हाउ टू प्रैक्टिस आंसर राइटिंग फॉर सोशियोलॉजी। देखो, एक जो लूप स्टूडेंट फेस करता है, मैं यहाँ से बता देता हूँ। यूल बी लाइक, ये तो ये कैसे पता सर आपको? देखो, पहले हम यहाँ पे कंटेंट प्रिपेयर करते हैं, है ना। एक नॉर्मल एस्पिरेंट की लाइफ क्या है? वो पहले पढ़ता है, कंटेंट प्रिपेयर करता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है, चाहे यूट्यूब से देख के, चाहे बुक से पढ़ के, है ना। उसके बाद वो उसके नोट्स बनाने की कोशिश करता है। और जब उसके एक बार थोड़े बहुत नोट्स बन जाते हैं तो वो सोचता है कि चलो अब मैं आंसर राइटिंग करता हूँ। और जब आंसर राइटिंग के क्वेश्चन उठाता है, फिर वो सोचता है कि यार, अरे, इसके लिए तो मेरे पास कंटेंट है ही नहीं, इजंट इट। और जब वो सोचता है कि इसके लिए कंटेंट नहीं है तो लो मैं इसके लिए और थोड़ा पढ़ लेता हूँ, और वो फिर से कंटेंट पे आ जाता है, फिर यहाँ कंटेंट बनाने लगता है, फिर उसको अंडरस्टैंड करता है, फिर उसके नोट्स बना लेता है। इस तरह से हमारे पास A4 शीट पाइल अप हो जाती हैं और हम आंसर राइटिंग का भी करते नहीं। हम सोचते हैं एक दिन परफेक्ट डे आएगा जिस दिन मेरे पास हर एक क्वेश्चन के अच्छे से नोट्स होंगे, फिर मैं खड़ा कर आंसर लिखना शुरू कर दूंगा। जबकि ये सबसे रॉन्ग वे है। मैं बताता हूँ कि हाउ टॉपर्स डू, और तरीका क्या है आंसर राइटिंग का। जो लास्ट पॉइंट था मेरे इस पूरे लेक्चर का, मैं पहले बता देता हूँ। इट इज़ वेपन यूज़र, इट इज़ अपॉन द वेपन यूज़र। फॉर एग्जाम्पल, एक ग्रेटेस्ट वॉरियर, मेरी फेवरेट लाइन है, ग्रेटेस्ट वॉरियर वो नहीं है जिसको सारे तरह के वेपन चलाने आते हैं, ठीक है। ग्रेटेस्ट वॉरियर वो है जो किसी भी सिचुएशन में किसी भी तरह के वेपन, किसी भी चीज़ को वेपन बना सकता है। बात को समझो। तुम्हें कभी भी एग्जाम में एक परफेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेगा जिसका आंसर तुमने प्रिपेयर किया होगा। थोड़े से मिल सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे यू जिसमें तुम्हें क्लू ही नहीं होगा कि ये क्वेश्चन किस बारे में है ना। तो वहां पे तुम्हें थिंक करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तो वही बोल रहा हूँ, जितना तुम्हारे पास कंटेंट होगा उसके हिसाब से अरेंज करके तुम्हें आंसर लिखना पड़ेगा। तो वही बोल रहा हूँ कि ग्रेटेस्ट वॉरियर वो नहीं है जिसको सारे वेपन्स आते हैं, सारे नोट्स उसने पढ़ रखे हैं, सारे कंसेप्ट उसने पढ़ रखे हैं, नहीं। ग्रेटेस्ट वॉरियर वो है जिसको ये पता है कि किसी भी तरह के कंटेंट को किसी भी आंसर में यूज़ कैसे करना है। और ये स्किल कैसे आएगी? सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंट राइटिंग से आएगी, कंसिस्टेंट आंसर राइटिंग से आएगी। यार, 30 लोग ग्रुप में हैं और मुझे सिर्फ एक कॉपी मिली है। यू कैन सी कितना कंपटीशन है, सोचो। और ये एक, अगर मान लो मुझे कल को 25 कॉपी भी आने लगी ना, कि इस वीडियो को देख के मोटिवेट होने के बाद, तब भी वो 25 कॉपी 1 महीने के बाद फिर से एक पे आ जाएगी, या फिर हो सकता है एक भी ना रहे। तो मेन बात यही है, इसीलिए कई लोग 3 महीना प्रिपेयर करते हैं, कई लोग 2 साल। ये चीज़ मुझे बहुत टाइम के बाद रियलाइज़ हुई। आप रियलाइज़ कर लो, आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी है। इवन इफ़ यू राइट गार्बेज, जस्ट राइट इट डाउन, ठीक। फिर तो चलो अब इस वीडियो की बात करते हैं। तो फिर मेन चीज़ ये है कि आपको कंसेप्ट और अंडरस्टैंडिंग बनानी है, वो मैंने बता दिया कैसे आपको कौन सी राइटिंग करनी है। अब इसके लिए आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, मेरे पैरेलल में और भी वीडियोस देख सकते हैं, वहाँ से कुछ चीज़ें उठाइए।
बुक पढ़िए, रिट्जर वगैरह, हरलम, बस मैं बता दूंगा पेज नंबर, अगर आप मुझे ग्रुप पे अगर किसी कन्फ्यूजन हो टेक्स्ट करें, ठीक है। उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए। उसके बाद उसके नोट्स बनाए, अभी मैं अपने सैम्पल नोट बना दिखा दूंगा, ठीक है। पहले मैं अपनी वीडियो लेक्चर कंप्लीट करता हूँ, लास्ट तक उन्हें फिर दिखाता हूँ, ठीक है। तभी सब मेक सेंस करेंगे, भी सेंस नहीं बनाएंगे कुछ चीज़ें। तो पहले देखो नोट्स बना लो अपने सेल्फ मेड, ठीक है। पीवाई क्यूज को देखते हुए, वो पीवाई क्यूज को कैसे देखना है मैं अपने हर एक लेक्चर में बात करूंगा। अभी मैंने मॉडर्निटी वाला लेक्चर दिया था तो उसमें मॉडर्निटी वाले पीवाई क्यू डिस्कस किए थे। अभी मैं कॉमन सेंस वाला टॉपिक लूंगा तो उसके पीवाई क्यूज को डिस्कस करूंगा, ठीक। तभी मैंने बोला कि पीवाई क्यूज को डिस्कस करके और आंसर राइटिंग के बारे में जान के उसके बाद हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, ताकि हम वही चीज़ पढ़ें जितना हमें लिखना है, रादर देन बस डीप डाउन चलते चले जाएं। और थिंकिंग पैटर्न डेवलप करना है, वो भी कैसे होगा जब क्वेश्चन आप लिखोगे, ठीक। अभी मैं एक चीज़ दिखाता हूँ एग्जाम्पल, अब ये जो थिंकिंग पैटर्न का एग्जाम्पल है वो मैं दिखाता हूँ, है ना। चलो, हाउ हैड इनलाइटमेंट कंट्रीब्यूटेड टू इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी, यही तो क्वेश्चन है ना। अब हमें इसके बारे में सोचना है कि हम क्या लिखें, कैसे करें, है ना, कि जो है हम इस क्वेश्चन को लिख ले जाएं, क्या सोचें कैसे। तो अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल चलो हम सोचते हैं क्वेश्चन के बारे में, एक मिनट, लेट मी टेक। चलो, इनलाइटमेंट से इस क्वेश्चन कह रहा है, देखो मैं बताता हूँ आंसर राइटिंग करनी कैसे, पहले हम सोचते हैं ऐसे। ये क्वेश्चन कह रहा है कि इनलाइटमेंट कैसे कंट्रीब्यूट करता है सोशियोलॉजी के इमरजेंस से। तो इसका मतलब कि पहले कुछ कंडीशंस रही होंगी, मतलब कुछ पहले सोसाइटी में चेंज आया होगा, चेंज आया होगा। उस चेंज की वजह से कुछ कंडीशंस चेंज हुई होंगी, उस कंडीशन चेंज की वजह से कुछ दिक्कतें पैदा होंगी, और उसके बाद फिर सोशो उस मतलब उन चीज़ों ने ग्राउंड सेट किया होगा, और फिर सोशियोलॉजी का जन्म हुआ। यही तो मैंने अपने नोट्स में पढ़ाया, एक सिंपल 3 लाइन में मैंने बता दिया। चलो मैं इस क्वेश्चन को कैसे सोचता, देखो इंट्रोडक्शन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंट्रोडक्शन तो चलो बाद में मैनेज हो जाएगा, पहले हम बात करते हैं बॉडी की, ठीक। कि कैसे इस क्वेश्चन में सोचना है, ठीक। चलो, तो हम देखते हैं कि इनलाइटमेंट से पहले क्या था। इनलाइटमेंट से पहले डार्क एज थी। तो इनलाइटमेंट के आने सोशियोलॉजी कैसे हुई, तो इनलाइटमेंट में क्या हुई, मॉडर्निटी आई ना। तो हम देखते हैं कि इनलाइटमेंट या मॉडर्निटी के क्या क्या फेज थे, तो 3 स्टेज थी। इसको ऐसे देखते हैं, 3 स्टेजेस थी, है ना। तो जैसे पहले आई हमारे पॉलिटिकल मॉडर्निटी, पॉलिटिकल इनलाइटमेंट आया ना। मॉडर्निटी देखो, पॉलिटिकल इनलाइटमेंट आया, है ना। सेकंड तुम्हारा आ गया आइडियोलॉजिकल, वैसे पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल एक ही है, लेकिन मैं इसको 2 बना के लिख दूंगा ताकि मेरे पॉइंट ज़्यादा हो जाए, ठीक है। और थर्ड किस तरह का आया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से आई, है ना, यही सब तो हुआ। तो अब चलो देखते हैं इसके अंदर सब पॉइंट्स। अब इसमें हमें थोड़े एग्जांपल्स चाहिए ताकि एग्जामिनर को हम ये दिखा सके जो हम बात बोलना चाहते हैं वो सही। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कैसे, मॉडर्निटी कैसा ही वो आपको पता है, कैसे थिंकर्स आए थे, उन्होंने नई नई बातें स्टार्ट की थी, है ना। आइडिया दिए थे लिबर्टी, लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी, तो ये सब हम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब हमने यहाँ पे लिख दिया, जैसे रूसो, है ना, आपको पता ही है ना, मॉन्टेस्क्यू, इन सब ने बात कही थी, सेपरेशन ऑफ पावर, इन सब की बातें होने लगी थी, पॉलिटिकल मॉडर्निटी लोगों में आने लगी। आइडियोलॉजिकल चेंज कैसे आया, कि लोग पहले सोचते थे कि हार्ड वर्क मत करो, है ना, चर्च को डोनेशन दो, है ना, और इसकी वजह से क्या होगा, हमें मिलेगा मोक्ष। मोक्ष को क्या कहते हैं, साल्वेशन, साल्वेशन मिलेगा। लेकिन फिर आइडियाज चेंज होने लगे जब लोगों ने इस बारे में बात करना स्टार्ट किया। जैसे डांटे ने डिवाइन कॉमेडी लिखी थी, देखो मेरे पास एक एग्जाम्पल और आ गया। ये सब एग्जाम्पल बुक और नोट्स में दिए हुए हैं, बस उसको यूज़ करना आना चाहिए। देखो मैं यूज़ कर रहा हूँ, दिस इज द एप्लीकेशन पार्ट। तो डांटे ने डिवाइन कॉमेडी लिखी थी, इसमें कहा था जो प्रीस्ट हैं वो फूल बना रहे हैं लोगों का डांस करके कॉमेडियंस की तरह, ठीक है, ये तुमको सॉल्वेशन नहीं देगा, है ना। तो इस तरीके से आइडियोलॉजिकल लोगों में धीरे धीरे चेंज आने लगा, है ना। वोल्टेयर भी यहाँ पे हैं एग्जाम्पल में जो याद है, ठीक है। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस की डिस्कवरी हुई, जिसने और पुश दिया आइडियोलॉजी को और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को, है ना। और स्पिनिंग जेनी आई, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी आई, जिसकी वजह से क्या हुआ, लोगों ने क्वेश्चन करना स्टार्ट किया। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़, मैं इस पूरे आंसर में डालता रहूँगा क्या, कीवर्ड्स, जैसे कि रेशनैलिटी का जन्म हो रहा था ना, तो जो मैं अपने आंसर लिखूंगा उसमें रेशनैलिटी वर्ड डालूंगा, रीजनिंग, रीजनिंग। और अच्छे वर्ड्स चाहिए तो मैं बताता हूँ, एम्पीरिसिज्म, ठीक है, साइंटिफिक टेम्पर, क्या मैं कोई बहुत जागा वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, साइंटिफिक टेम्पर, है ना। सोसाइटी में आया केओस। फिर जब इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट मॉडर्निटी आ रही थी, डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे एनलाइटमेंट बढ़ रहा था, तो उसकी वजह से सोसाइटी में कुछ चेंजेस आए, है ना। जैसे और उस चेंजेस में कुछ प्रॉब्लम्स भी इमर्ज हुई। अब वो प्रॉब्लम्स क्या थी,
तो प्रॉब्लम्स थी, मैंने बताया था, पुअर वर्किंग कंडीशन, न्यूक्लियर फैमिलीज हुई, डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, एलिनेशन हुआ, है ना, लिबरल डेमोक्रेसी केओस हुआ, मिडिल क्लास राइज हुई। तो इन सब से कैसे डील करना है ये कुछ समझ नहीं पा रहा था, सुसाइड रेट बढ़ने लगे। तो इस प्रॉब्लम्स को आंसर करने के लिए, दीज प्रॉब्लम कान बी एक्सप्लेन एंड सॉल्व बिकॉज ये एग्जिस्ट करी सोसाइटी में, तो हमें एक बॉडी ऑफ नॉलेज बी ओके चाहिए था, जो कि क्या करे, इन चीज़ों को प्रिडिक्ट कर पाए और उनके सोल्यूशन दे पाए। तो इस तरह से सोशोलॉजी का जन्म हुआ। अब आप इस पूरे आंसर को दोबारा रिपीट करके देखिए और इस क्वेश्चन को बार बार रीड करिए। क्या मैंने सारी डिमांड्स इस क्वेश्चन की मीट नहीं करी हैं? क्या मेरे पास कम पॉइंट्स थे? क्या मेरे पास ये नहीं थे? और अगर मुझे डायग्राम भी बनाना तो भी मैं बना दूंगा। ट्रेडिशनल सोसाइटी थी, फिर मॉडर्न हुई, मॉडर्न से सोशल चेंजेस आए, उसके बाद सोशोलॉजी का जन्म हुआ। ऐसे डायग्राम बना दिया एक। चलो अब मैं एक जादू दिखाऊं, मैं अपना आंसर दिखाता हूँ, एक मिनट। सब पेज हो गए ना? बस दिखाता हूँ। हम्म। तो देखो ये मेरा ही आंसर है ना। अरे फॉर एग्जांपल मेरा नोट्स है ना। तो देखो इसमें क्या है। इंट्रोडक्शन के बारे में बात है, मॉडर्निटी इन यूरोप तीन स्टेजेस में आई, आइडियोलॉजिकल, पॉलिटिकल, इंडस्ट्रियल। ठीक है। इनमें मैंने सिर्फ कोट्स डाल के, रेनेसांस आया था, थॉमस मोरे थे, डांटे थे, मोंटेस्क्यू थे, रूसो थे, है ना। इन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर, सॉवरेनिटी, टॉलरेंस इनकी बात की थी। ठीक है, ये कीवर्ड्स हो गए। फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था, वो देखो ये पॉइंट मैं भूल गया। तो इसी तरह से बार बार आप आंसर राइटिंग करोगे तो पॉइंट्स आते रहेंगे याद, है ना। लेकिन शायद मैंने इसकी बात की थी, लिखा नहीं था मैंने, है ना। लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, है ना। उसके बाद इंडस्ट्रियल स्पिनिंग जेनी, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन भी फास्ट हो गया था, जिसकी वजह से हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और भी ऐड कर दूँ, मेरे अभी माइंड में आया। जब प्रोडक्शन फास्ट हो जाएगा तो इकॉनमी हमारी मनी इकॉनमी बन जाएगी, मनी इकॉनमी, है ना। तो लोग मनी को ज़्यादा प्रायोरिटी देने लगेंगे। जब मनी प्रायोरिटी हो जाएगी तो कंज्यूमर कंज्यूमरिज्म जो एक भावना होती है वो पैदा होने लगेगी। तो इस तरीके से मॉडर्निटी और इनलाइटमेंट आएगा, जिसकी वजह से क्या होंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी। तो देखो आगे चल के देखो, ये तो मैंने एक्सप्लेन किया था, थॉमस मोरे का यूट्यूब पे बुक थी, उसमें लिखा था कि डूइंग टास्क ऑफ चर्च गिव्स यू साल्वेशन, बट प्रेजेंट लाइफ शुड बी लिव्ड rather देन वेटिंग फॉर साल्वेशन। देखो है डांटे, डिवाइन कॉमेडी, ये सब। तो देखो मैंने पहले क्या किया, नोट्स बनाए हैं, उसी टॉपिक पे नोट्स है मेरे पे। तो इसीलिए मेन से बोला जाता है कि जैसे बैकग्राउंड में थोड़ा इग्नोर करिएगा। तो जैसे आपके नोट्स होंगे वैसे ही आपके आंसर होंगे, है ना। नोट्स मिमिक करेंगे आपके आंसर्स को। फिर देखो यहाँ पे प्रॉब्लम्स मैंने लिख रखी हैं सारी। देखो ये प्रॉब्लम नहीं है, मैंने डायग्राम बना रखा है। फिर प्रॉब्लम्स, इन्हीं प्रॉब्लम्स की जैसे बॉडी ऑफ नॉलेज है, जिसकी वजह से मर्ज हुआ सोशोलॉजी। ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या है, और अगर मैं यूनिट वन का कोई भी आंसर देख लो, सारे आंसर इसी आंसर में फिट हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन इसी आंसर में फिट हो जाएंगे। तो ये तरीका होता है। तो जस्ट कम ऑन टेलीग्राम एंड ज्वाइन दिस इनिशिएटिव, वहाँ पे आंसर राइटिंग करके मुझे भेजो। मे बी ये आंसर राइटिंग इनिशिएटिव फ्री है, तो आप लोग नहीं भेजना चाह रहे हो, अभी मैं पैसे चार्ज करूँगा, तो विल बी लाइक हाँ सही है, मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। ठीक है। तो ज्वाइन कर लो जब तक फ्री है ये। ठीक है, एंड जस्ट राइट आंसर्स एंड आई विल अपलोड। अभी इसके बाद मेरी एक दो दिन में कॉमन सेंस पे वीडियो आएगी। ठीक है। मेरे पास भी अपने कंपल्शन है और भी वर्कलोड है, तो उसकी वजह से मैं अपलोड करता हूँ, बट आई विल बी कंसिस्टेंट। ठीक है। तो कॉमन सेंस की वीडियो आएगी, क्या लिख रहा हूँ, कॉमन सेंस की वीडियो आएगी। ठीक है। कॉमन सेंस और वर्सेस सोशियोलॉजी, है ना। इसके पी वाई क्यूज को डिस्कस करते हुए, अप्रोच को डिस्कस करते हुए, बेसिक कंसेप्ट को डिस्कस करते हुए पूरी कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, और उसके बाद फिर उसके भी क्वेश्चंस दूंगा आंसर लिखने के लिए फिलहाल। ठीक है। आंसर लिखिए। ओके। सो अभी तक तब तक के लिए बाय बाय, और प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।